हर इंसान में असुरक्षा की भावना होती है। जब आप लोगों के सामने अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो उनमें द्वेष, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना जग जाती है। यह होना स्वाभाविक है और इसका कोई इलाज नहीं। दूसरों की ओछी भावनाओं की चिंता करके आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते, पर अपने से ऊपर बैठे लोगों के प्रति आपको एक अलग नीति अपनानी चाहिए। अपने से वरिष्ठ लोगों को यह महसूस करने दें कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश और प्रभावित करने के लिए अपनी योग्यताओं का ज़रूरत से ज़्यादा प्रदर्शन ना करें। अगर आप ऐसा करोगे तो परिणाम ठीक उल्टा होगा। वे भयभीत और असुरक्षित महसूस करेंगे। इसके बजाय अगर आप अपने बॉस को ज़्यादा प्रभावशाली बताते रहेंगे तो आप बुलंदियों को छू लेंगे। यह बात शक्ति के 48 नियम की किताब का पहला नियम हमें बताता है, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह नियम कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी अपने बॉस से श्रेष्ठ न दिखें। इस नियम को समझने के लिए मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाऊंगी, जिन कहानियों की घटना से हम जानेंगे कि इस नियम का इस्तेमाल हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। एक निकोलस फोर्टेक नाम का व्यक्ति था, जो लुईस 14 के शासनकाल में वित्त मंत्री था। उसे बड़ी बड़ी पार्टियां करना, सुंदर महिलाएं और कविताएं काफ़ी पसंद थी और उसे पैसों से भी बहुत प्यार था। इसीलिए वो काफ़ी शानदार लाइफस्टाइल से जीता था। निकोलस चालाक और राजा के महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक था। जब 1661 में प्रधानमंत्री जूल्स माजरीन की मृत्यु हुई तो वित्त मंत्री को उत्तराधिकारी के रूप में नामित किए जाने की उम्मीद थी, पर राजा ने पद को ही समाप्त करने का फैसला ले लिया। उसे लगा कि शायद राजा उसे भूल गए या उससे नाराज हैं। उसे लगा उसे कुछ ऐसा करना चाहिए कि राजा की दया दृष्टि फिर से उस पर बन जाए। इसीलिए वो एक शानदार पार्टी का आयोजन करता है। इस समय निकोलस का महल भी तैयार हो गया था। इसी कारण वो इस पार्टी को रखता है, पर इसका असल कारण तो राजा को खुश करना था। इसीलिए उसने अपनी पार्टी का मुख्य अतिथि राजा को ही बनाया। पार्टी का आयोजन बहुत शानदार होता है। यूरोप के बड़े बड़े कुलीन वर्ग के लोगों को बुलाया गया। पार्टी में ऐसी एक से एक डिशेस बनी जो आज तक फ्रांस में चखी ही नहीं गई। निकोलस ने राजा के कुछ खास दोस्तों को भी बुलाया था। पार्टी को और शानदार बनाने के लिए मॉलियर, जो उस समय के सबसे बेहतरीन लेखक थे, उसने एक नाटक लिखा और पार्टी के अंत में उसका खुद से प्रदर्शन भी किया। पूरी पार्टी में निकोलस राजा के साथ ही था। जो आदर सत्कार एक राजा का होना चाहिए, उसने वो सारा किया। राजा के दोस्तों ने भी निकोलस की इस शानदार पार्टी की बहुत तारीफ करी। इसी तरह बड़े शाही अंदाज से पार्टी खत्म हुई, पर अगले ही दिन राजा ने अपने सैनिकों को निकोलस के घर भेजकर उसे गिरफ्तार करवा लिया और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने राज्य के खजाने से सोना और पैसा चुराया है। निकोलस ने यह सारी चोरियां राजा के कहने पर ही करी थी, पर फिर भी राजा ने उसे उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया। ऐसा निकोलस के साथ क्यों हुआ? वो तो बस राजा को खुश कर अपनी साइड करना चाहता था, पर हुआ इसका उल्टा। राजा इतना नाराज हुआ कि उसे ऐसे अपराध के लिए जेल भेज दिया जो निकोलस ने राजा के कहने पर ही किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा लुईस एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति था, जो हर समय सभी लोगों के ध्यान का केंद्र बना रहना चाहता था। वो किसी भी काम में किसी से पीछे रहना पसंद नहीं करता। उसने निकोलस के बाद जीन कोलबर्ट को वित्त मंत्री बनाया, जो कि बहुत कंजूस और अपनी नीरस पार्टियों के लिए पेरिस में फेमस था, और उसने निकोलस के महल से भी ज़्यादा शानदार महल बनवाया। और उसने निकोलस की पार्टी, जिसके कारण वो जेल गया, उससे भी ज़्यादा बड़ी शानदार पार्टी रखी। 16वीं शताब्दी में एक महान इटालियन खगोलशास्त्री और गणितज्ञ गैलीलियो ने खुद को एक अनिश्चित स्थिति में पाया। वे अपने शोध के लिए महान शासकों की उदारता पर निर्भर थे। वे जानते थे कि शासकों को कैसे खुश रखना है। गैलीलियो जो भी आविष्कार करते, वे उन्हें उन राजाओं या शासकों को समर्पित कर देते, जिससे वे चर्चित हो जाते और उनके विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती। उन्होंने एक बार एक सैन्य कंपास बनाया और ड्यूक ऑफ गोजागा को भेंट कर दिया। उन्होंने कंपास के उपयोग को समझाने वाली एक किताब मेडिसिस को समर्पित कर दी थी। दोनों शासक बहुत खुश हो गए, पर परेशानी यह थी कि वे उसे उपहार देते, उसकी तारीफ करते, पर पैसे नहीं देते, क्योंकि उस समय शासकों को विज्ञान और आविष्कार की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें परवाह थी अपने नाम की, यश और कीर्ति की। इस स्थिति से निकलने के लिए गैलीलियो ने एक तरकीब सोची।
गैलीलियो ने 1610 में बृहस्पति के चंद्रमा को खोज निकाला। उस खोज को अपने संरक्षकों के बीच बांटने के बजाय उन्होंने एक परिवार पर ही ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी खोज को मेडिसिस परिवार को समर्पित किया, जो कि एक इटालियन बैंकिंग परिवार था जिनके पास बेशुमार पैसा और ताकत थी। उन्होंने मेडिसिस परिवार को राजनीति और बैंक से परे रखा। इस परिवार को गैलीलियो ने मानवों से ऊपर पद दिया और यह बात मेडिसी परिवार को बहुत अच्छी लगी। मेडिसिस राजवंश का पहला लीडर कॉस्मो I, जिसे यह बात इतनी अच्छी लगी कि उसने अपने राजवंश का चिन्ह बृहस्पति को घोषित कर दिया। गैलीलियो ने इस कहानी को इस तरह लिखा कि बृहस्पति और उसके 4 चांद मेडिसिस परिवार से संबंधित है। राजवंश के राजा कॉस्मो I बृहस्पति और उनके 4 बेटे चंद्रमा। 1610 में कॉस्मो द्वितीय ने गैलीलियो को अपना आधिकारिक दरबारी दार्शनिक और गणितज्ञ बनाया और उन्हें पूरा वेतन दिया। गैलीलियो ने एक झटके में अपनी नई रणनीति से इतना कुछ हासिल कर लिया जितना उसने सालों की भीख में भी नहीं किया। गैलीलियो ने ऐसा कैसे कर लिया? गैलीलियो यह जान गए थे कि इस समय के प्रशासकों को विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कारों से कोई मतलब नहीं, बल्कि उनका मतलब तो बस अपने नाम की यश और कीर्ति में था। और गैलीलियो ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी खोज को मेडिसिस परिवार को समर्पित ही नहीं किया, बल्कि उस परिवार को एक ऊंचे पद पर रख दिया, जिससे वो परिवार बहुत खुश हो गया। पर निकोलस यह बात समझ नहीं पाया और अपने राजा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और अपने विरोध में कर लिया। ये दोनों कहानियाँ हमें बताती हैं कि इंसान चाहे किसी भी टाइमलाइन का हो, पर सब में इनसिक्योरिटी होती है। हर किसी में गर्व होता है जिसे कोई भी गिरता हुआ नहीं देखना चाहता। इसीलिए परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेना चाहिए। अगर आपका काम खुद को बेवकूफ़ दिखाकर बन रहा हो तो बेवकूफ़ बनकर ही काम निकालिए। शक्ति का पहला नियम यह बताता है कि कभी भी अपने से बड़े, चाहे वो पद में हो, उम्र में हो या किसी भी चीज़ में, उनके सामने खुद को कभी उनसे ज़्यादा बुद्धिमान या चालाक नहीं दिखाना चाहिए। यह नियम हमें सिखाता है कि हमेशा ओवर स्मार्ट बनकर मत रहिए। ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए हमें पता ही नहीं चलता हम कब अपना नुकसान कर लेते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना है कि इस नियम का इस्तेमाल हमें खुद को ऊपर उठाने के लिए करना है, न कि किसी को नीचे गिराने के लिए।